मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का पहला डॉक्टर हूँ जो एलर्जी का इलाज कर रहा है ज़रिया लेज़र। मतलब कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक इसका इलाज नहीं है। बहुत से बंदे कहते हैं एलर्जी होगी है। मुझे ये बताइए एलर्जी है क्या, किन वजूहात की वजह से होती है और इससे बचने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस बारे में ना कुछ बताइएगा। हमारे पाकिस्तान में चलता ये है, सर्दियाँ आएंगी तब कंबल निकलेंगे, एक दफ़ा धूप लगेगी फिर बंद हो जाएगी। वही चला आ रहा। तो ये चीज़ें जब उनके अंदर छोटे मोटे जरासीम जब आ जाते हैं तो वो फिर आपके अंदर जब चली जाती है बीमारी तो वो फिर आगे एलर्जिक रिएक्शंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बंदों को हर वक्त छींकें आती रहती हैं, नाक से पानी भी बहता है, सर में हल्की सी पेन भी होती है। ये कौन सी बीमारी है, ये इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस बारे में भी कुछ बताइए। हमारे गाँव में या जो बैकवर्ड इलाके उनमें बड़ा ये मैंने सुना भी है, देखा भी है, कान भी दर्द हुई है जी, सरों का तेल पाओ गर्म करके, या वो उसमें गर्म करते हैं वो लहसुन की डाल, बादाम रोगन लहसुन, ये इस बारे में कुछ बताएंगे। क्या ये ठीक है या इसके कोई साइड इफेक्ट? नाक में बंद बगलम गले में रहता है, आवाज भी बैठ जाती है, गले में हराश भी रहता है, क्या ये एलर्जी है या कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है मेडिकल के शोबा से वाबस्ता है। अल्लाह पाक की ज़ात ने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब मोहतरम ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबूज़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इस मौके पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने भी इस काबिल समझा कि हमें इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अब आ जाइए शोबे के हवाले से। ये शोबे तो लाइफ में बड़े थे, मेडिकल की तरफ रगबत कैसे हुई, इसके पीछे क्या राजो नियाज है, घर वालों की डिमांड थी, इत्फाकिया आमद हुई, या वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने मेडिकल की तरफ रगबत करने के ज़हन में डाल दी? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। मेडिकल के साथ ताल्लुक ना बचपन से ही था। अच्छा। मेरे वालिद मोहतरम वो भी ENT स्पेशलिस्ट ही थे, मेजर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब। अच्छा। तो एक जो आपको इन्वायरमेंट बचपन से मिलती है तो उसमें यही देखा, और फिर आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं डॉक्टर के ज़रिए बात है तो एक इंटरेक्शन रहा हमेशा इस फील्ड के साथ। अच्छा। तो दिल में कहीं ना कहीं वो एक चोर आपके बैठा होता है कि मैंने कुछ ना कुछ इस मामले में करना है। बिल्कुल। तो ये रगबत थी, लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में और हर जगह पे इसी तरह ही होता है कि एक बिजनेसमैन है, उसका बेटा बिजनेस में जाता है। हाँ बिल्कुल। एक वकील का जो बेटा है वो वकालत की तरफ उसका शौक आ जाएगा। तो इसी तरह डॉक्टर के बेटे भी अक्सर औकात मेडिकल फील्ड में जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल। तो जैसे वो बात बनी है ना, पीर दा पुत्र पीर ही है, बस ये गद्दी नशीन वाली बात है। तो गद्दी किसी ने तो संभालनी थी। हाँ बिल्कुल। तो ये कुरा फिर मेरे नाम निकल आया। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पे एक माइंड बना हुआ था और आप इस तरफ आ गए। इस तरफ आ गया, बिल्कुल। अब ये मुझे बताएं कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए कितना अर्सा हो गया, और साथ ये भी बताना है आप कौन कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और क्या क्या टाइमिंग है एक वीक में, ताकि हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो ईजी हो जाए उनके लिए, ये भी बताइएगा। अरशद भाई, मैं सन 2012 का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 13 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। यार लगता तो नहीं है, बिल्कुल यंग से है। ये तो बस जेनेटिक्स कह लें, जीन्स कह लें, कुछ अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी उम्र हो चुकी हुई है। अच्छा। तो उसके बाद से पहले तो मैं बैरून मुल्क ही काम करता रहा हूँ। अच्छा। तो मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान में 2018 में। ठीक है। तो उसके बाद से फिर यहीं पे ही अपना जो मेडिकल का है सारा सिलसिला जो भी है चल रहा है। पहले मैं लाहौर में था, लाहौर में सर्विस हॉस्पिटल के अंदर HMC हॉस्पिटल है, ठीक है, कुछ प्राइवेट क्लिनिक से उनके अंदर काम कर रहा था। ठीक है। तो अब मुझे तकरीबन कोई 8 महीने 1 साल हो गया है कि मैं वापस अपने इस शहर खारिया में आ गया। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल में होता हूँ रोज़ाना शाम 4 बजे से लेके 8 बजे तक डेली। अच्छा। लाला मूसा जाता हूँ, उमर बशीर हॉस्पिटल 2 दिन, मंगल और जुमेरात। डिंगा जाता हूँ 1 दिन, गुजरांवाला में भी टाइम है, उधर भी जाता हूँ। तो ये उम्र है भाग दौड़ वाली, आपको पता है। बिल्कुल। तो इसमें भाग दौड़ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा, ये जो आपने बताया डिंगा का, लाला मूसा का, ये उधर जो आप जाते हैं फुल डे रहते हैं या कोई टाइमिंग है? नहीं, टाइमिंग्स हैं वो दिन की। अच्छा। सुबह के टाइम डे मैंने डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा। 2-2 दिन, 1-1 दिन इन जगहों पे जाता हूँ।
अच्छा। लेकिन जो एक मुस्तकिल ठिकाना है वो ये खारियां में है। तो अल्लामा इकबाल शाम 4 से लेके 8 बजे तक ये डेली जाते हैं? ये डेली है। ठीक हो गया। अब आ जाइए कुछ शोबे के हवाले से बात करते हैं। बहुत से बंदे कहते हैं एलर्जी हो गई है। मुझे ये बताइए एलर्जी है क्या, किन वजूहात की वजह से होती है, और इससे बचने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस बारे में ना कुछ बताइएगा। अच्छा अरशद भाई, एलर्जी असल में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसका ओवर रिएक्शन है। ठीक है। इम्यून सिस्टम जो हमारे हिफाजती जो निज़ाम है हमारे जिस्म जी का, बिल्कुल, उसका ओवर रिएक्शन को वो किसी चीज़ को हमारे लिए नुकसानदेह समझ के उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किस वजह से होती है? डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, जानवरों के बालों से एलर्जी होती है, कोई तेज़ खुशबू आ जाए उससे एलर्जी होती है, बिल्कुल। कोई खाने पीने की चीज़ है जो नट्स वगैरह, अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह, लोगों को उनसे भी एलर्जी होती है। देखने में तो ये बिल्कुल मामूली और रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेकिन जब हमारा जिस्म इनको इनकार कर दे इनके, या इनको समझे कि ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानात हैं, तो उसके बाद हमें ऐसे ही लगता है नज़ला ज़ुकाम आना, जिस्म पे खारिश होना, गले में केरा गिरना, आंखों से पानी का आना, फिर इस तरह के जो मसाइल हैं वो आने लग जाते हैं। इससे बचाव के लिए कोई है? बिल्कुल, जिस तरह हमेशा हर डॉक्टर आपको यही बताएगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। कि आप बजाय इसके कि आप पहले अद्वियात की तरफ जाएं, आप इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। आप धूल मिट्टी में ना जाएं, घर की सफाई का ख्याल रखें। अगर आपने घर में कोई जानवर रखे हुए हैं तो उनकी जो हाइजीन है उनका बड़ा ख्याल रखें, उनको साफ़ सुथरा रखें। हमारे जो घर में कारपेट्स हैं उनकी रोज़मर्रा उनकी सफाई होनी चाहिए। वो कोशिश करें कि महीने में या 2 महीने में उनको बाहर ले जाके धूप लगवाई जाए। हमारे जिस तरह बेड हैं, बेड्स के अंदर माइट्स आ जाते हैं, और वो सालों साल हमारे घर में हमने ला के रखे हुए हैं, मैट्रेस बिछे हुए हैं, कभी हमने उनको धूप नहीं लगवाई, कभी उनकी सफाई नहीं करवाई। ये हमारी एलर्जी का बहुत बड़ा एक बाइस बनते हैं। तो हमें कम से कम महीने में 1 दफ़ा अपने मैट्रेस को बाहर धूप लाजमी लगवानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में चलता ये है, सर्दियाँ आएंगी तब कंबल निकलेंगे, 1 दफ़ा धूप लगेगी, फिर बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जब उनके अंदर छोटे मोटे जरासीम जब आ जाते हैं तो वो फिर आपके अंदर जब चली जाती है बीमारी, तो वो फिर आगे एलर्जिक रिएक्शंस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहला तरीका होता है इनसे बचने का। जो आ गया है, मौसम आ गया है, खिड़कियां वगैरह बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। सेकेंडली फिर उसके बाद अद्वियात होती हैं, इनके अंदर हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, फिर कोई और अद्वियात हैं, फिर नाक में करने वाले स्प्रे हैं वो दिए जाते हैं। अगर इन चीज़ों के साथ भी आपका मसला हल ना हो तो आखिर में जो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई भी है, एक नया एक जो इसका इलाज है वो नर्व अब्लेशन का है। कि आप एंडोस्कोपी के लिए कैमरे के ज़रिए नाक के अंदर जाते हैं, लेज़र के ज़रिए आपकी जो नर्व जो हिस्सा ज़्यादा रेशा बना रहा होता है उसको पकड़ के ख़त्म कर दिया जाता है या सुला दिया जाता है। तो आपका ये एलर्जी वाला मसला जो सालों साल से चल रहा है, केरा गिर रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, ऐसे भी हमारे पास मरीज़ आते हैं जो सुबह सुबह उठ के कहते हैं जी मुझे 10-15 छींकें आ जाती हैं, और बहुत ये परेशानी उनके लिए होती है। आटा, मेरे पास पिछले दिनों एक मरीज़ा आई हुई थी कि डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ कि मैं जब आटा गूंदने लगती हूँ तो वो आटा उड़ता है और मेरे नाक में जाता है और मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। अब घर में भी परेशानी बनती है, बच्चों को खाना भी देना है, वालिदैन को भी खाना देना है, फिर जो उनकी हस्बैंड है उनको भी खाना देना है। तो जब आप खाना बना नहीं पाते या आप अगर उस आटे के ऊपर छींक रहे हैं तो साथ में ना हमारा माहौल इस तरह कि हम लोग बजाय किसी को सपोर्ट करें डाउनग्रेड बहुत करने लग जाते हैं। तो ये ज़हनी तौर पे ना मरीज़ बहुत तंग आ जाता है। अब मेरे पास और भी इस तरह के मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि मैंने किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, क्या नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, कोई साथ बैठ के खाना नहीं खाता। अब ये कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, कोई वकील हैं या कोई जज है या कोई ऑफिस जॉब कर रहा है, अगर वो उसको नज़ला ज़ुकाम लगा है, नाक बार साफ कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी परेशानियां बन जाती हैं। उसके लिए तो ऑलरेडी है ना, जो हम बैठे होंगे बाकी देखने वाले वो भी एलर्जिक हो जाते हैं। देखें हो तो जाते हैं, हमें जो वायरल इन्फेक्शन है वो हमें लगेगा, लेकिन जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसका वो आइसोलेशन में चला जाता है। बिल्कुल। अगर मुझे एलर्जी लगी होगी, मैं नज़ला ज़ुकाम कर रहा हूँ, मैं छींकें मार रहा हूँ, मैं खांसी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, मेरे साथ आप एक प्लेट में खाना नहीं खाएंगे, मेरे गिलास में आप पानी नहीं पिएंगे, आप मुझसे डिस्टेंस बरकरार रखेंगे, तो एक बंदा ना आइसोलेशन में चला जाता है। अक्सर औकात हमारे पास मरीज़ ये ज़हनी मरीज़ बनकर आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो ज़िंदगी ख़राब होगी, मैं क्या करूँ, मैं किसी के पास बैठ नहीं सकता, मैं किसी मरीज़ की इयादत के लिए नहीं जा सकता, किसी खुशी गमी पे मैं नहीं बैठ सकता कि जी तुम हमें बीमार कर दोगे। तो अब चलें, आपके मीडियम भी अब ये बात हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान का पहला डॉक्टर हूँ जो एलर्जी का इलाज कर रहा है ज़रिया लेज़र।
मतलब कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक इसका इलाज नहीं है। मैं मतलब कि वही बात आ जाती है कि मेरे वालिद मोहतरम जारी बात है वो इसी फील्ड में थे, तो पापा 78 के ग्रेजुएट थे, तो आप देख लें कि 45-48 साल उन्होंने इस फील्ड के अंदर दिए, तो उनको भी ये बात बड़ी होती थी कि यार हमारे पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं, इसका इलाज किस तरह से हो, हम कहाँ पे जाएं कि मरीज को थोड़ी सी सहूलत मिल जाए। एक दफ़ा उनका ऑस्ट्रेलिया में चक्कर लगा और इसी तरह मेरे भाई और मेरी फैमिली उधर ही होती है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ पे तो इलाज हो रहा है, तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, फिर वापस आके मुझे उन्होंने पुश किया कि बेटा ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की हैं, गले का ऑपरेशन कर लेना, टॉन्सिल्स का कर लेना, नाक की हड्डी का कर लेना, ये तो रूटीन वर्क है, ये तो हर दूसरा डॉक्टर कर। मैं तुम्हें जिद्दत लानी चाहिए, तुम्हें वो काम सीखना चाहिए जिसका हकीकी मायने में कोई फ़ायदा हो। फिर गया कोर्सेज वगैरह ऑस्ट्रेलिया से किए, दुबई वगैरह में भी रहा और उधर से भी कुछ करके, तो अब मतलब कि मैं खुशी होती है इस बात में कि जो एक अब्बा जी का डंडा था सर के ऊपर ये करना है, उस वक्त तो लग रहा होता है कि नहीं ये मुश्किल, बिल्कुल एक बड़ा मुश्किल ये टाइम है, ये मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा, ये लेकिन आज वैसे होता है कि फ्रूटफुल है, बहुत फ्रूटफुल है। कुछ बंदों को हर वक्त छींकें आती रहती हैं, नाक से पानी भी बहता है, सर में हल्की सी पेन भी होती है, ये कौन सी बीमारी है, ये इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो आपने ये बातें बोली है ना, ये टिपिकल साइंस हैं एलर्जिक राइनाइटिस के, कि उसमें आपका नाक का बहना, छींकों का बार बार आना, नाक के गदूदों का बढ़ जाना, जो गदूदें हमारी वो वाली होती हैं, गोश्त वाली, और इसकी वजह से एक खतरनाक किस्म की गदूदें होती हैं जिनको हम पोलिप्स कहते हैं। अच्छा। वो भी फिर हमारे जिस्म के अंदर वो निकल आती हैं, फिर उनका इलाज आपको बार बार करना पड़ता है, ऑपरेशन उनके बार बार होते हैं। अच्छा। तो ये एक परेशानी वाली चीज़ है, तो इसका इलाज जिस तरह हम लोग पहले इस बारे में बात कर चुके हैं कि वही इलाज है इसका, कि अद्वियात के जरिए किया जाए। पहले आप कोशिश करें कि आप प्रिवेंट करें, आप अपनी एहतियात करें कि इन बीमारी की तरफ आप ना पहुंच देख लेना कि जिस तरह आपने डस्ट एलर्जी है, बिल्कुल आपको पता है मुझे डस्ट एलर्जी होनी है, मास्क लगा लें, घर के अंदर आप ख्याल करें, बेशक बिल्कुल। हमारे गांव में या जो बैकवर्ड इलाके उनमें बड़ा ये मैंने सुना भी है, देखा भी है, कान भी दर्द हुई है जी, सरों का तेल पाओ गर्म करके, या वो उसमें गर्म करते हैं वो लहसुन की डालें, बादाम, रोगन, लहसुन, ये इस बारे में कुछ बताएंगे, क्या ये ठीक है या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? ये हमारी ना बड़ी एक पुरानी रवायात में से चलता हुआ ये काम आ रहा है कि कान का कोई भी मसला बना, सरसों का तेल गरम करके डाल दिया, जैतून का तेल गरम करके डाल दिया, लहसुन को जला के डाल दिया, बादाम, रोगन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात हमारे साथ हो रहे हैं। सबसे पहला नुकसान, अगर कान के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन डबल हो जाता है। अच्छा। हमारे पास मरीज आते हैं और अक्सर औकात उनमें बच्चों की होती है कि उन बच्चों का कान जल गया होता है, अंदर पर्दा जो हमारा पर्दा डाला हुआ बिल्कुल सेंसिटिव है, टिश्यू पेपर की तरह। आप एक टिश्यू पेपर को पानी भी नहीं लगाते कि पानी लगेगा वो वहाँ से बिल्कुल खराब हो जाएगा, आप वहाँ पे गर्म तेल डाल रहे हैं तो आप उसके साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। कान जला हुआ होता है, और अगर खुदा ना खास्ता कान के पर्दे में छोटा मोटा सुराख है, कान का पर्दा फटा हुआ है, तो तेल अंदर चला जाएगा। हमारे पास परमानेंट हेयरिंग लॉस के पेशेंट्स आते हैं, क्या हुआ, दादी ने, नानी ने, किसी घर के बड़े ने तेल गर्म करके कान में डाल दिया, अब बच्चा बह रहा है उस कान से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ बिल्कुल, या माँ है, या बाप है, या वो दादी है, या वो नानी है जो ये काम कर रही है। तो ये एक बहुत ही पुरानी रवायात में से, और ये मिथ बनी हुई है कि ये तेल गरम, ये इफेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उस मौके पर हो सकता है जब आपके कान के अंदर मैल हो, वो भी तब जब आपने तेल ज्यादा गर्म करके नहीं डाला। अब आप कोई गर्म चीज अपने जिस्म के ऊपर नहीं डाल सकते, वो आप कान के अंदर डाल रहे हैं, कितना तो वो क्या अंदर करेगा, आपके जो ईयर के नाल है उसको कितना डैमेज कर सकता है, वो आपके पर्दे को कितना डैमेज कर सकता है, आपके समात के साथ क्या कर सकता है। हमारी यहाँ से सॉरी नर्व्स वगैरह जा रही होती हैं, चेहरे की लकवा भी आ सकता है लोगों को, बिल्कुल आ सकता है, देखने में आया है। अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो कुछ बंदे तीली वगैरह भी मारते हैं, ये तो सबसे बड़ा जो एक हमारा कह लें अलमिया है हमारे पूरे माशरे का, कान में तीली मारना। जो हम समझते हैं कि शायद ये कोई नेकी का काम है कि हम ये कानों की सफाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिथ है ये। ठीक है, तीली मारने से कान हमारे साफ हो जाएंगे, तीली मारने से हमारी जो खुश्की है वो खत्म हो जाएगी। जो सबसे बड़ी रीजन है कान के पर्दे के फटने की, वही ये कॉटन बड का इस्तेमाल या तीली मारा वगैरह का मारना। कान में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो बाल टूट जाते हैं, उनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, फंगस लग जाती है, प्रॉब्लम्स बनती है, और आप जो कान की महल है उसको पीछे धकेल भी देते हैं।
कि आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। तीला मारूंगा, कान के अंदर कोई तीली जाएगी तो वो शायद मैल को निकाल के बाहर आ जाएगी। बिल्कुल, ऐसा कतई नहीं होता, ये उल्टा नुकसान ये है। उल्टा नुकसान है। आप कह लें कि अगर हम ये तीले मारना छोड़ दें, कान के साथ छेड़खानी करना छोड़ दें, तो अप टू 95% तक केसेस जो हैं कान के जो खराब होते हैं, अच्छा, ठीक आपके पास जितने केस आते हैं ज्यादा ये मसला ये होता है, मसला तेल डाल लिया, तेल डाली या तीली। तीले, कानों के जो मसाइल हैं उनके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा कि मैं ज़्यादा भी एग्जैजरेट नहीं मैं कर रहा, तो 90% यही है। अच्छा, अगर आप पेशेंट पेशेंट जो है, अगर आप तीले मारना छोड़ दें और कानों में तेल डालना छोड़ दें, तो आपके कानों के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सफाई की बात की, बिल्कुल। रेगुलर जो सफाई है कितने अरसे बाद कानों की करवानी चाहिए, इस बारे में भी कुछ बताएं। अच्छा, कानों की जो सफाई है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा, ये एक और खुद भी कर सकते हैं या डॉक्टर से स्पेशली करवानी चाहिए? मैं वही आपको अर्ज करने लगा हूं कि ये कोई उसका ना स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा, कानों की सफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कानों मैल खुद ही बनती है, अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है कान का। अच्छा, खुद ही मैल बनती है, वो उस मैल ने हमारे कान को बचाना है। हवा में इतनी बीमारी हैं, मिट्टी है, गर्द गुबार है, शोर है, मैल एक हिफाजती वो काम कर रहा है, आपको वो बचा रहे हैं इन चीज़ों से। कान को अंदर से गीला रख रहा है, मॉइस्ट रख रहा है। मैल खुद ही बनती है, खुद ही ऐसा ऐसा करके बाहर आ जाती है और निकल जाती है। अच्छा, खुद ब खुद निकल जाती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनकी नहीं निकल पाती, जिनका अगर ईयर कैनाल या जो कान का सुराख है वो छोटा हो, उनमें फंस जाती है, या उन लोगों के अंदर फंसती है जो तीला वगैरह मारते हैं। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज़रूरत कब पड़ती है, ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको बहरापन आए, आपको लगे कि मेरे कानों में मैल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, समाज में मसला आ रहा है। दूसरा, आपके कान में आपको दर्द हो या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या कोई दबाव पड़ रहा हो, इन केसेस के अंदर आपको मैल निकलवाने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह के कोई मसाइल नहीं है तो मैल को साफ़ करवाने की कतई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया। अब आ जाए, नाक में बंद बगलम गले में रहता है, आवाज़ भी बैठ जाती है, गले में हराश भी रहता है, क्या ये एलर्जी है या कुछ और है? इस बारे में भी कुछ बताइए। जिसको ना हम आमतौर पे कहते हैं गले में केरा गिरना। हाँ बिल्कुल, गले में केरा गिरता रहता है और नज़ला ज़ुकाम रहता है। इसकी बड़ी वजूहात हैं। एलर्जी सबसे पहले, ठीक है, कि आपको किसी किस्म की एलर्जी है तो उसकी वजह से ये वाले मसाइल बनने लग जाते हैं। ठीक हो गया। नाक में कोई इन्फेक्शन हुआ था, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, किसी किस्म का। नाक की हड्डी में टेढ़ापन, अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है तो उसकी वजह से हमारा जो एयरवे है, एयर पासेज है, वो ख़राब हो जाता है, तो वो रेशा वगैरह, केरा वगैरह बनने लग जाता है। ठीक है। नाक में पोलिप्स हों, वदूदें हों, उनकी वजह से ये वाला मसला बनता है। फिर आपको मैदे की वजह से भी गले में केरा जो आता है वो मैदे की वजह से भी आता है। मैदे में तेज़ाबियत है, मैदा आपका ठीक काम नहीं कर रहा, तो मैदे के मसाइल हैं, उसकी वजह से भी आपको ये वाले मसाइल आने लग जाते हैं। तो अक्सर औक़ात मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम लोग ना इसको बड़ी एक छोटी बीमारी समझते हैं, बस केरा गिर रहा है, रेशा आ रहा, खैर है, मैं थूक दूँगा, मैं उसको निगल लूँगा, कोई नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये नाक, गले और मैदे की बहुत पेचीदा कोई ताल्लुक़ होता है जिसकी वजह से ये वाला मसला बन रहा होता है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपको ये मसला एक लंबे अरसे के लिए चल रहा है तो अपने करीबी किसी भी ENT स्पेशलिस्ट को चेक करवा के, इसकी डायग्नोसिस बनवा के मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कहीं खुदा ना खास्ता कोई पोलिप्स तो नहीं, कोई और बीमारी तो नहीं, कोई बात, अक्सर औक़ात बात वही आ जाती है कि हम बीमारी को इतना लेट ले जाते हैं कि बाद में फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये बेहतर यही होता है कि टाइमली अगर आप इसका इलाज करवा लें। ठीक हो गया। अक्सर बच्चों की नाक बंद रहती है, बिल्कुल ठीक है, सांस मुंह से लेते हैं और रात को खराटे भी लेते हैं, इसकी क्या वजूहत है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। ये हमारे ना नाक के पीछे गदूद होते हैं जिनको हम एडिनॉइड्स कहते हैं, ठीक है, ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपका सांस जो है वो सांस बंद करते हैं। बच्चे जब रात को लेटते हैं तो वो सांस बंद कर देते हैं। नाक से जब रात सांस नहीं आता तो बच्चे फिर मुंह खोल के सोते हैं। मुंह खोल के सोएंगे तो उनको खराटे भी आएंगे, उनको सांस में दिक्कत भी आएगी। उसके बाद इस तरह के बच्चों को पेट में दर्द भी रहती है, रिपीटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं, बार बार गला भी ख़राब होता है, नज़ला ज़ुकाम भी लगा रहता है और उनके कान भी बहते रहते हैं, कानों में तकलीफ़ भी होती है। तो ये एक बहुत ही एक बड़ी बीमारी है। हमारे वालिदैन को जो घरों में है, बच्चों को लाजमी देखना चाहिए कि उनका बच्चा मुंह खोल के तो नहीं सो रहा। हम वक्ती तौर पे तो बच्चों को कुछ नहीं कहते कि चलो खैर है, मुंह खोल के सो रहे हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको फेशियल चेंजेस आने लग जाती हैं। उनका जो तालू है, तालू ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, दांत बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। फिर बड़ी उम्र में जाके उनको ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, ये माउथ ब्रीदिंग के रीजन है एडिनॉइड एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, कि आपके जो एडिनॉइड्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो आपका सांस बंद करते हैं, सांस बंद करते हैं तो आप मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो आपका जो तालु है, आपके फेशियल चेंजेस होती हैं, दांत बाहर की तरफ आने लग जाएंगे, तालु ऊपर की तरफ उठेगा, आपकी जो एक चेहरे की खूबसूरती है वो सारी खराब हो जाती है। इसलिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसको भी फौरी तौर पे इसका इलाज, क्योंकि इसका भी पहला इलाज मेडिसिन ही है। मेडिसिन दे के जो ये गदूद बड़ी हुई भी है इसको कम कर दिया जाए। बहुत कम केसेस के अंदर इसकी सर्जरी करनी पड़ती है कि गले के अंदर से वो गदूद है उसको काट के निकाल देना पड़ता है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप शुरू में ही इसकी अद्वियात का इस्तेमाल कर लें, ना बच्चों को बहरेपन के मसाइल आएंगे, ना उनके कानों से पी पाएगी। क्योंकि ये आखिरी स्टेज है। हम लोग हमारे पास ना वालिदैन बच्चों को तभी लेकर आते हैं जब कान बह रहे हैं, जब क्या मेरा बच्चा अब सुन नहीं रहा, पता चला जी इसके तो एडिनॉइड्स बड़े हुए हैं, तो आपने तो इतना लेट क्यों कर दिया, अब तो आपका ईयर इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। लेकिन बात वही है कि टाइमली इलाज हो जाए तो हर एक के लिए बेहतर है। अक्सर बंदों के नाक जो है ना दिन को ठीक होता है, रात को जब सोते हैं ना तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। कुछ बंदों के ये भी होता है कि रात को जब सोते हैं पानी भी आता रहता है। इसकी क्या वजूहत है, इस बारे में भी कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह बन जाती है ना, वो होती है नाक की हड्डी में टेढ़ापन। हाँ, अच्छा। अगर आपकी नाक की हड्डी में टेढ़ापन है, नाक अगर वो सांस बंद कर रहा है तो उसमें यही होता है। या अगर आपको कोई एलर्जी वाला मसला है उसके अंदर भी ये होता है। और अगर आपकी कोई गोश्त की गदूद है, जाहिर बात है जब आप लेटते हैं तो दूसरी साइड की जो गोश्त की, हमारे पास मरीज आते हैं डॉक्टर साहब, कभी मेरा ये वाली जगह खुल जाती है, ये वाली बंद हो जाती है, कभी ये बंद हो जाती है, ये खुल जाती है, मैं साइड पे करवट लेता हूँ तो वो बंद हो जाता है, मुझे सांस ही तरह से नहीं लिया जाता। ये होता है अक्सर। तो रात की ना उनकी जो नींद होती है बड़ी डिस्टर्ब रहती है। तो आपने यही देखना है कि हड्डी में टेढ़ापन तो नहीं है, क्योंकि अगर हम करवट लेते हैं, जो नीचे वाले हमारे गोश्त के गदूद होते हैं जिन्हें हम टर्बिनेट्स कहते हैं, वहाँ पे जो खून की गर्दिश है वो ज्यादा हो जाती है। जब खून की गर्दिश ज्यादा होगी, जिस जगह पे खून की गर्दिश ज्यादा होगी वो वाला मसल बड़ा होगा। तो जब मसल बड़ा होता है तो वो सांस को ब्लॉक करता है। बिल्कुल। सांस को ब्लॉक करता है तो इंसान मुंह खोल के सांस लेता है। फिर जब मुंह खोल के सांस लेगा तो सुबह के वक्त गला बार बार खुश्क भी होगा, रात को उठ के पानी भी पीना पड़ेगा। अक्सर औक़ात इस तरह के जो मरीज होते हैं सुबह उठ के गले दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरा गला ख़राब है। अक्सर मरीज ऐसे देखने को आते हैं, हमारे पास आते हैं, डॉक्टर मेरा गला दर्द कर रहा है, मेरा गला ख़राब है। गला आप देखते हैं तो गला बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा। गले के अंदर किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म का इन्फेक्शन आपको नजर नहीं आता। मसला आज आके निकलता है नाक के अंदर। नाक के बंद होने की वजह से मरीज रात मुंह खोल के सोया है। जब जगह खुश्क हो जाती है तो बीमारी का अटैक जो है वो ज्यादा होता है। जब बीमारी का अटैक ज्यादा होगा, क्योंकि गले में केरा भी गिर रहा है, बिल्कुल केरा खुश जगह पे गिर रहा है, तो वहाँ पे खुश जगह पे जब वो गिरता है तो बीमारी को मौका मिल जाता है कि मैं वहाँ पे स्टे करूँ, मैं वहाँ पे रखूँ। क्योंकि आप रात को गीली तो जगह है नहीं कि आप घूंड भर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके गले को ख़राब करने लग जाती है। तो आपको ये लगता है मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझे गला ख़राब हो गया है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि मैं ये वाली मेडिसिन है, मैं ये कहूँ। तो इन केसेस के अंदर जो ये अद्वियात होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो आपको कतई फ़ायदा नहीं देती। वक्ती फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मसला तो नाक के अंदर है। आपने अपना कोर मसला हल नहीं किया, आप जड़ तक नहीं पहुँचे। एंटीबायोटिक्स लेके आपने उल्टा नुकसान किया, वक्ती फ़ायदा मिल गया, लेकिन मसला वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है। नाक से अक्सर खून आता है, जिसको हम कह लें कि नक्सीर कहते हैं। नक्सीर आ जाती है। अच्छा, इसके आने की क्या वजूहत होती हैं, और इसके बारे में ये भी बताना है कि अगर किसी बंदे को होती है तो एक बंदा एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो डॉक्टर भी नहीं है, उसको एकदम से हो गई है, ठीक है, और उसको क्या कोई ऐसा सलूशन या ऐसा तरीका करना चाहिए कि फौरी तौर पे उसका थोड़ा आराम आ जाए। अगर आराम आ जाता है तो आफ्टर तो उसने डॉक्टर के पास ही जाना है। मुझे डिटेल से बताएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इशू है। कुछ बंदे ये कहते हैं जी जब मैदा हीट अप होता है तब होती है, कुछ बंदे कहते हैं जी जैसे गांव में है ये साढ़े मुड़े ਨੂੰ गर्मी बड़ी है जी, यानी मुख्तलिफ है। लेकिन आप मुझे ना जो ओरिजिनल बात है, किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, क्या हवास्ती इकदाम करने चाहिए, इस बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो नक्सीर है ना, ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। अच्छा, बच्चों के अंदर स्पेशली। ज़ाहिर बात है, एक दफ़ा देखना तो होता है कि कहीं कोई हदूद वगैरह तो नहीं बनी हुई, कोई और पुलिस वगैरह तो नहीं है। अगर तो इस तरह नहीं है, असल औकात होता ही है कि जब नाक के अंदर खुश्की आ जाती है
टेढ़ेपन की वजह से आ सकती है, किसी वजह से। जब खुश्की आती है तो खुश्की की वजह से जिस्म का वो वाला जो हिस्सा है नाक के अंदर, जिससे हम केजर बैक प्लेक्सिस कहते हैं, वो जगह फट जाती है। ठीक है। वो जगह फट जाती है, बड़ी नाजुक जगह होती है, बड़ी ज़्यादा वेसल्स उसके अंदर से जा रही होती हैं, इस वजह से नक्सीर फूट जाती है। जब नक्सीर फूटती है तो इसका ना एक बहुत ज़्यादा खून बहता है इसके अंदर, चेहरा भर जाता है, गले में गिरता है, खून के लोथड़े निकलने लग जाते हैं, क्योंकि ये खून ऐसा है जो फौरी तौर पर जम भी जाता है। अच्छा। तो वो फिर लोथड़े बन के निकलता है, और जब जारी बात है आपके चेहरे पे आपको खून नजर आएगा और वो आपके गले में भी जा रहा है, फिर मरीज ये शिकायत लेकर आता है कि मैं खून की उल्टियां भी करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा, जब ये स्टार्ट होता है जी जी, इसको रोकना चाहिए या कि छोड़ देना चाहिए जितना मर्जी आए? नहीं, इसको रोक लेना चाहिए। हमारा ना रोकने का तरीका बड़ा गलत। पहला कोई कहेगा जी सर पीछे की साइड पे कर लो, हाँ, नहीं, आपका खून सीधा पीछे गले की तरफ जाएगा, मुंह में जाएगा, बिल्कुल खतरनाक है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई कहेगा कि इसके आगे हाथ रख लो, ये भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई बंदा आपको कपड़ा दे देगा, कपड़ा लोगों ने इतना रखा होता है। इसका सबसे बेहतरीन हल, ये आपकी नाक की हड्डी है, सख्त हड्डी है, सख्त हड्डी के नीचे ही आपकी नरम हड्डी शुरू हो जाती है। ये नरम हड्डी को यहाँ से नाक को पकड़ के जोर से, जहाँ से आपका सांस बंद हो जाए अच्छी तरह से, पकड़ के दबा लिया, दबा के सर आगे की तरफ रख के 5 से 10 मिनट अगर आप इस तरह पकड़ के रखेंगे तो आपकी नक्सीर है ये रुक जाएगी। बच्चों के अंदर स्पेशली, बड़ों के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहीं वो खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। जाहिर बात है कि वो किस्म किस्म की बीमारियां होती हैं, कोई किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल का मसला है, कोई फालिज के लिए अपनी दवाई का इस्तेमाल कर रहा है, खून पतला करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो तेज़ हो जाता है, तब नक्सीर फट जाती है। उन केसेस के अंदर नक्सीर का आ जाना बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। जिनका ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर नक्सीर नहीं आएगी तो फिर आपके दिमाग की शरियान है वो फट सकती है, तो वो फालिज का अटैक या परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। तो नक्सीर फट गई, पहले तो आपने इलाज यही करना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद नेज़ल पैकिंग होती है, नाक में पट्टी रखी जाती है, उस पट्टी को हम रख लेते हैं। वैसे तो ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर ये बार बार अगर आपको ये मसला बन रहा है तो उन केसेस के अंदर ना हम नेज़ल कॉटरी करते हैं। जैसे हम आम तौर पे या लोगों को कहने के लिए हम ये कह देते हैं नाक के अंदर टांका लगाना, वो धागे वाला टांका नहीं होता, वो कॉटरी की जाती है, हल्का सा उसको जला के या उसको बंद करके हम लगा देते हैं, ताकि जो आपकी जो जगह फटी हुई है, जो ये जगह नाजुक है, उसके ऊपर आप एक प्लास्टर सा लगा देते हैं ताकि वो जगह बंद हो जाए, जगह आपको तकलीफ ना दे और खून ना निकले। दूसरी बात, मैं इसमें ना एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने नाक तो बंद कर लिया, कोशिश करें कि ठंडे पानी की पट्टियाँ भी करें साथ। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि पानी हमें मिल जाता है तो हम सर के ऊपर पानी अपना छिड़काव वगैरह करें, ठंडा पानी वो करें, उसकी वजह से हमारा जो ये खून है थोड़ा सा संभल जाता है, तो ये बड़ा फायदेमंद। ठीक हो गया। दूसरी बीमारियां जिस तरह ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर होगी, क्या एलर्जी भी कोई मारूसी बीमारी है? इस बारे में भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, इसके अंदर हमारा जो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर माँ बाप को वही बात बिल्कुल, अगर माँ बाप को एलर्जी है, ठीक है, तो बच्चे के अंदर एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह पे धूल मिट्टी तो नहीं है, आपने घर में कोई जानवर तो नहीं रखे हुए, आपके पास कोई कालीन वगैरह तो नहीं आपने बिछाए हुए जो सालों साल बिछे हुए हैं, तो कभी आपने उनको पानी से सफाई नहीं की, कभी उनके ऊपर वैक्यूम नहीं चला या उनको धूप नहीं लगी, तो इस तरह की जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये एक फैमिलियल चीज़ चलने वाली है, फैमिली बेस पे भी आती है कुछ, ये आपके अंदर खून के अंदर ये एक चीज़ शामिल होती है। ये बहरेपन का क्या इलाज है, इनका तदारक कैसे मुमकिन है, इस बारे में भी कुछ बताइए। बहरापन ना बहुत मुख्तलिफ इकसाम का होता है। बहरापन मैल का बन गया है, कानों के अंदर मैल है उससे बहरापन आ जाता है, कानों में कोई इन्फेक्शन है, कान के पर्दे के पीछे पस पड़ गई हुई है या उसके पीछे पानी आ गया है, उसकी वजह से लोगों को बहरापन आ जाता है। कान के पर्दे में सुराख हो गया, उसकी वजह से बहरापन आ जाता है। फिर हमारे ऑसिकल्स होते हैं कान के अंदर, कान के पर्दे के पीछे, इनको हम आमतौर पे लोगों को समझाने के लिए कह लें कि छोटे मोटे ट्रांसमीटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो आवाज़ को पिक करते हैं। अगर उनके अंदर कोई बीमारी आ जाए तो उनकी वजह से बहरापन आता है। हमारी कोई जो नर्व है वो नर्व डैमेज हो गई हुई है, वो उसमें खिंचाव आ गया है या वो तंग हो गई है, वो छोटी हो गई है, उसकी वजह से बहरापन आ जाता है। तो हर मसले का इलाज है। मैल है, मैल को निकाल दे, इन्फेक्शन है, कान के पर्दे के पीछे पानी है तो अक्सरों का अद्वियात के साथ ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर हमें कुछ केसेस आते हैं कि कान के पर्दे में छोटा सा सुराख करके उसको निकालना पड़ता है। हाँ बिल्कुल।
ताकि वो चीज़ जो पीछे जमा हुई है वो निकल जाए। पर्दा फटा हुआ है तो टिम्पेनोप्लास्टी करते हैं। ऑसिकल्स जो मैंने बताया जो ट्रांसमीटर्स हैं वो ख़राब हों तो ऑसिकुलोप्लास्टी हो जाती है। नर्व का अगर मसला बन गया हुआ है तो अब कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं वो हो जाते हैं। फिर हेयरिंग एड तो वो तो एक इलाज है ही है। मकसद कहने का ये है कि प्रॉब्लम कोई भी है उसका इलाज है। करवाना आपने है, करवाना मरीज ने अपनी मर्जी से है। वही मैं कह रहा हूँ ना, करवाना आपने है, वैसे इलाज है। कोई भी मसला, कोई भी बीमारी है। डॉक्टर साहब इतना अरसा हो गया काम करते हुए, ऐसा केस भी आया है ENT के हवाले से जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो या बहुत सोच विचार करनी पड़ी हो? बिल्कुल, ये बड़ा आपने रिसेंटली मेरे साथ ये वाकया बल्कि हुआ, आपने बड़ा अच्छा है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे, उनकी उम्र थी 72-74 साल। ठीक है। उनकी नाक में ट्यूमर था। अच्छा। और ट्यूमर था, लाहौर से आने की वजह भी ये कि उनको पहले वहाँ पे ना जब बेहोशी दी गई तो उनको हार्ट अटैक आ गया मियो हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा। तो जाहिर बात है जब आपको हार्ट अटैक आ गया तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी सर्जरी को। बिल्कुल। उनको आउट किया गया और फौरी तौर पे PIC भिजवा दिया कि आप जल्दी से इनके जो दिल का मामला है ये ज़्यादा ज़रूरी है, अब ये संभालें। कुछ अर्सा गुजरा, जाहिर बात है नाक में ट्यूमर है, नाक बंद है, वो सांस नहीं ले सकते, परेशानी है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो दोबारा से वो तकलीफ़ में किसी और डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इलाज करता हूँ इनका। दोबारा से उनको बेहोशी दी गई तो वो दोबारा से ही उनको कोई दिल के मामला जो हैं वो बनने लग गए। तो उसके बाद से ना रिफ्यूज़ कर दिया तमाम डॉक्टर्स ने पिछले 10 साल से। अच्छा। 10 साल से वो बिल्कुल एक रिफ्यूज़ल केस और एक बीमारी के अंदर, तकलीफ़ के अंदर ना सांस आ रहा है, उसकी वजह से उनकी गले की आवाज़ वो भी ख़राब होगी। और वो ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था नाक का, मैं आपको बल्कि उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, कि वो गले तक आ गया हुआ। नाक से बड़ा होते हुए 10 सालों के अंदर गले तक आ गया। ना वो खाना खा पाते हैं, ना वो कुछ चीज़ निगल पाते हैं, ना वो बात सही तरह से कर पाते हैं। आवाज़ ख़त्म हो गई उनकी इस ट्यूमर की वजह से। तो इसी तरह जब उनको ये पता चला कि मैं स्टडी करके आया हूँ बाहर से, किसी ने उनको बताया कि लेज़र के ज़रिए भी इसका इलाज होता है, तो वो मेरे पास तब आए कि जी डॉक्टर साहब हमने आपके बारे में सुना है, तो आप बताएं कि इसका क्या इलाज है। जिस तरह से मुझे तो पुरानी हिस्ट्री का नहीं पता था, तो मैंने भी वही कि बेहोशी दी जाएगी, बेहोशी। तो उनका पहला यही था कि डॉक्टर बेहोशी नहीं लेनी। अच्छा। हमें रिफ्यूज़ कर दिया गया, ये बेहोशी नहीं हो सकती, अगर बेहोशी दी गई तो मौके पे इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते। तो पहले तो जहरी बात था कि आप डर जाते हैं कि इस तरह के मरीज का किस तरह से इलाज करेंगे। और वो फिर कुछ मैंने उनको टेस्ट थे, वो टेस्ट बोले कि आप टेस्ट करवाएं। तो साथ में मैंने ना अपनी फिर स्टडी शुरू कर दी। फिर अपने जो मेरे प्रोफेसर थे उनके साथ कांटेक्ट किया कि किस तरह से किया जा सकता है। फिर जहाँ से मैं बाहर से फिर उनके साथ मैंने रब्ता किया कि आपके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आप किस तरह से डील करते हैं। तो वो बड़े मजे की कॉन्वर्सेशन है कि मैं 3-4 लोगों के साथ इन कांटेक्ट रह के कि कैसे इस मामले को संभाल के किया जा सकता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए, फिर उनका आहिस्ता लेजर के जरिए करते गए बगैर बेहोशी के, और पूरा उनका ट्यूमर हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकाला। अच्छा। इतना बड़ा ट्यूमर उनके गले के अंदर से निकला, नाक के अंदर से निकला। और जब उनके मुंह से वो ट्यूमर निकला, क्योंकि इतना बड़ा था कि पूरा नाक से निकल नहीं सकता था, काट के उनको वो गले के अंदर चला गया, फिर उनको मुंह से निकाला। उस वक्त जब उन्होंने एक लंबी सांस ली ना, वो मैं अभी तक नहीं भूल पाया। उनकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू आ गए, और एक जो लंबी सांस ली और उन्होंने कहा कि बेटा 10 साल से मैंने नाक से सांस नहीं लिया। वो जो एक सुकून मिलता है आपको इस तरह की चीजें सोच के, और एक के अल्लाह ताला ने इतना करम किया है कि हमारे हाथ की शिफा अल्लाह ताला ने देनी। बिल्कुल बिल्कुल। ना किसी दवाई के अंदर है, ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी मशीन के अंदर, लेकिन हम एक जरिया बने, अल्लाह ताला ने हमें चुना उस काम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जो सेटिस्फेक्शन भी मिलती है ना आपको ये इस तरह के काम करके, सुकून मिलता है, वो बिल्कुल मेरे लिए अभी भी वो चीज़ बिल्कुल ताज़ा है। जब वो मैं ट्यूमर खुशी जाहिर बात है, अक्सर औक़ात होता है जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो हेल्पर होते हैं, जो OTAs होते हैं, वो बाहर ले जाके मरीजों को दिखाते हैं कि जी ये ऑपरेशन हो गया, ये टॉन्सिल निकल आए, ये हड्डी निकल आई, ये उनका काम होता है। लेकिन ना आप कह लें कि खुशी इतनी मेरी दीदनी थी कि मैं खुद लेकर गया हूँ। वो ट्यूमर इतना बड़ा, उनके बाहर बेटे बैठे हुए थे, तो वो उनको बेटे को दिखाया, तो वो भी बिल्कुल बेपौम ही बैठ गए कि डॉक्टर साहब, मेरे से बड़े थे उम्र में वो भी। मैंने कहा कि नहीं ये तो कहते हैं, लेकिन आप फिर बाबा जी भी डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, आप ये, मैंने कहा कि आप मेरे वालिद की जगह पे आप इस तरह ना बोलें। लेकिन उनका यही था कि आपका जो आपने कर दिया ना, आपका रुतबा बड़ा है। अब आ जाए थोड़ी जाती लाइफ की तरफ। मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, डॉक्टर तो आप
हैं, एक सेकंड ऑप्शन भी होता है। डॉक्टर अबूजा, अगर आज डॉक्टर ना होते, कुछ सेकंड ऑप्शन भी था? सेकंड ऑप्शन तो बहुत थे। अच्छा। मैं असल में स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा ध्यान था। अच्छा। वो जिस तरह से बताया ना कि शुरू में अब जब जहाँ से स्टार्ट हुई थी, हाँ हाँ कि अब्बा जी की सख्ती भी थी, हाँ, उनसे मारे भी खाई हुई हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्रिकेटर बहुत अच्छा था, तो मेरा दिल यही था कि जी क्रिकेटर बनना है, मैंने पता नहीं क्या कर देना है। तो ये उस तरफ बहुत रगबत थी मेरी कि मैंने शुरू में इस तरफ करना है। इसका मतलब अगर डॉक्टर ना होते मैं तो स्पोर्ट्स में होता स्पोर्ट्स में या कुछ भी, मैं हर तरफ मेरा जब टाइम मिलता था बाहर भाग जाना। दूसरा, मुझे चेस का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में चैंपियन भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे चेस का, बोर्ड गेम्स का, बात वही है कि मेरा पढ़ाई को छोड़ के बाकी तरफ बहुत ध्यान था। बस लेकिन ये वाला साहब ने कहा कि ना पुत्र नहीं, और कोई हल नहीं है। हल नहीं है। बचपन कैसा गुजरा? शरारती बच्चों में शुमार होता था या कि शरीफ बच्चों? नहीं, बहुत शरारती। मुझे ना कहते हैं मेरे जो बड़े भाई हैं और बाकी जो, तो वो हमेशा से यही कहते हैं खानदान में ना एक शैतान होता है। तो वो कहते थे कि वो शैतान ये है, हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत करते रहना, लड़ते रहना। ठीक है। तो वो जो ज्यादा तंग करने वाले बच्चे होते हैं, हाँ। तो मैं उनमें से था। लेकिन जो ज्यादा तंग करते हैं वो मेरे ख्याल में प्यार भी ज्यादा पाते हैं। बहुत ज्यादा। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मेरा प्यार भी सब जाता था। जो बच्चे होते हैं ना इस तरह, वक्ती तो सभी डांटते हैं, करते हैं, लेकिन ये है कि प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आउटिंग का शौक है, जाते हैं या सिर्फ काम 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 ही है? पहले बहुत शौक था। अच्छा। अपनी ये कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जब ये मेडिकल लाइफ थी, उस वक्त बहुत शौक था घूमने फिरने का। और जिस तरह पहले बात हुई है कि मेरी जो तालीम रही भी बाहर के ममालिक में ही रही है। हाँ, तो मैं तकरीबन 2002 से मैं ये अपना मैट्रिक किया मैंने, उसके बाद से बाहर ही हूँ। ठीक है। तो घूमना फिरना चलता रहा, लेकिन अब आके एक ब्रेक सी लग गई है। कभी कभी वो एक बचपना उठता है, दिल करता है कि आप निकलें, आप घूमें, आप, लेकिन शायद जिम्मेदारियां आप कह लें कि वो आ गई हैं, या बचपना उस तरह से वो थोड़ा सा वो मांद हो जाता है। ये ऐसे होता है जब आप अकेले बैठे हो ना, तो कभी आपकी वो दिमाग की मेमोरी वापस चली जाए ना, या कोई बात ऐसी हो आपको कोई याद कराए या कोई ऐसा वाकया है, फिर दिल करता है यार वो वक्त बड़ा अच्छा था, मैं दोबारा करूं, लेकिन होता नहीं है। नहीं, मैंने ना अर्शद भाई ये एक बड़ा अच्छा मेरी जिंदगी के अंदर रहा कि ऐसे जितने भी मौके थे ना, उन सब की कोई ना कोई एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, अच्छा। पिक्चर्स हैं। तो अक्सर औकात बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में, हर एक की ज़िंदगी में बड़ा वो एनजाइटी, डिप्रेशन आपको आता है। तो मेरे लिए ना एक इजी वे आउट यही होता है कि मैं अपनी उन वीडियोस को निकाल लेता हूँ, अपनी उन पिक्चर्स को निकाल लेता हूँ, फिर मैं दोबारा से उस एक कह लें कि हैप्पी जोन में चला जाता हूँ कि मुझे जो एक वक्ती परेशानी है मैं उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाता हूँ। अच्छा। और जब मैं दोबारा उठ के बाहर जाता हूँ तो मुझे वो परेशानी लगती नहीं है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि बड़ा सानिया हुआ। हाँ बिल्कुल, वाला साहब वाला तो मुश्किल था। उसके बाद जारी बात है एक साया आपके अचानक चले जाना, बिल्कुल वो हेल्दी भी थे और सारा, लेकिन निकलना देखिए मुश्किल तो है उनके इस चीज़ से बाहर निकल पाना। और वो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कि आपके पास जब एक ऐसे अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं उनकी एक याद आपके पास हो और साथ में घर वालों की सपोर्ट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी तो देखे ना डॉक्टर साहब, दो शख्सियात जो है ना अल्लाह के बाद, वो ये समझे कि वर्ल्ड है, वालिदैन है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो इतना बड़ा सानिया हो जाना और उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है। तो ये सब वही बात ना कि आप वाली वो मोमेंट्स, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, अच्छे रिलेशनशिप जो है, अगर वो आपको कवर करते रहें, मिलते रहें, तो वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आपने ये बताया ना मोमेंट्स का, ये आपको याद रखना। देखें अर्शद भाई, जहाँ तक अगर आप ना कभी गाड़ी में सफ़र करें ना, लोकल गाड़ी पे 3-4 घंटे का भी सफ़र करें, बिल्कुल, तो आपको जो साथ बंदा आपके बैठा होता है, तो 2 दिन आपको वो भी याद रहता है। हकीकत बात कि यार वो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने मेरे साथ ये बात की थी। या पुराने जब हमारे टाइम थे,
हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त ना कमेंट्री चल रही होती थी रेडियो पे, या कोई पुराने गाने लगे होने, वो भाई एस वाले ने लगाए होने, तो वो आपको अपने साथ वाला बंदा 2 दिन वो भी याद रहता है कि उसने ये बात बोली थी, वो मुझे जगह नहीं दे रहा था, वो कोनी मार रहा था, या उसने अच्छी खुशबू लगाई हुई थी, या उसके कपड़े इस तरह के थे। ये 2 दिन वो बंदा, लेकिन एक शख्स जिसके साथ जो बिल्कुल आपका एक पिलर है, तो वो मुश्किल होता है, एक नामुमकिन। सब्र नहीं आता, लेकिन लोगों के आगे रोना बंद या उनके आगे मजबूत कैसे होना, ये आ जाता है। हकीकत बात। अगर आप ये कहें कि सब्र आ गया है या सब्र आ जाता, नहीं, ये नहीं होता। ये रिश्ता ऐसा होता है ना कि सब्र आने वाली बात ही नहीं है। आप जो मर्जी कह लें, इसमें ये होता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे डॉक्टर अबू ज़र को गुस्सा बड़ा आता है? सबसे बड़ी बात, मुझे रोड पे बहुत गुस्सा आता है। किस पे? रोड के ऊपर। अच्छा, ये ट्रैफिक पे। अच्छा, मेरे अंदर रोड रेज बहुत ज्यादा है। मैं, ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। किसी ने कट मार दिया, ये कर दिया, रॉन्ग साइड। मुझे लगता है कि हम लोग ना अपना आप दिखाते हैं रोड के ऊपर। मैंने कि कहीं पूरी दुनिया में ऐसा नहीं देखा कि अगर आप यू टर्न लेने लगे हैं तो आगे से आने वाला गाड़ी तेज कर लेगा। हमारे मुल्क में होता है, हम यू टर्न लेने लगे, आप दूर से आने वाला लाइटें मारने लग जाएगा। इस पाकिस्तान दे कानून ने खब्बे पल्लू गुजर के शीशा भन के तो कहते ने अन्ना हुए हैं। ऐसे ही बात मैंने आपकी पिक कर ली है, वो मैं समझ गया हूँ। अब आ जाए कि यकीन करें डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने का, बहुत सा नॉलेज मुझे मिला आपके आने से, यकीन करें। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम जो हमारे नाज़रीन देखेंगे वो भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और जो बातें हमने की हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू होता है, आप भी जानते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि इतना मैं एंजॉय कर रहा था और बड़ी अच्छी बातें मिल रही थी। थोड़ा इशू है वो, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको मैं इनवाइट करूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में। जज़ाकल्लाह खैर अरशद भाई, बहुत शुक्रिया।